नमस्कार, बुलेटिन ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक खास मेहमान से। नाम हुआ इनका देवेंद्र प्रसाद। देवेंद्र प्रसाद एमल्टा यानी कि ऑल इंडिया मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। हाल ही में चुनाव हुए और ये चुने भी गए हैं। तो टेक्नोलॉजिस्ट को या जो भी लैब टेक्नीशियन हैं उनको बहुत सारी आशाएं होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से कि कैसे उनका ख्याल रखा जाए। तो एज अ जनरल सेक्रेटरी आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? दर्शक को, बुलेटिन ऑफ बिहार परिवार को, एमल्टा परिवार को, देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जैसा कि आपने बताया चंद्रशेखर जी कि आप जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन इंडिया के, तो आप समझ सकते हैं कि घर परिवार की जवाबदेहियां तो कितनी होती है। और कश्मीर से कन्याकुमारी, सौराष्ट्र से अरुणाचल तक के लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी हमें मिली है। तो जिम्मेदारी एक चुनौतीपूर्ण भी जिम्मेदारी समझ सकते हैं। दूसरी बात कि इसको आप कार्य क्षेत्र में अच्छे से अच्छे कार्य करके और अच्छा पहचान भी बनाने का ये मौका भी हो सकता है, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी इसको लिया जा सकता है। हम लोग की जो टीम अभी बनी है, अभी चुनाव हुआ है, अभी हम लोग चार्ज नहीं लिए हैं। चार्ज हमको लगता है कि खरमास बीत जाने के बाद हम लोगों को चार्ज हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो बायलॉज है उसके हिसाब से एक प्रेसिडेंट होते हैं, 2 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एक जनरल सेक्रेटरी और हमारे 5 जोनल सेक्रेटरी होते हैं। इंडिया के 5 जोन में हैं और हर एक राज्य में एक सीईसी होते हैं और हर एक स्टेट सेक्रेटरी सेंट्रल कमेटी के पदेन सदस्य होते हैं। सब मिलके हम लोग एक मीटिंग करते हैं और मीटिंग से पूरे देश की दशा को तय करते हैं लैब टेक्नोलॉजिस्टों के लिए। और जैसा उभर के आता है, एक लोकतांत्रिक संगठन है, अपेक्स बॉडी है, इसमें जो हम लोग तय करते हैं उसको एग्जीक्यूट कर देना पूरे देश में जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का कर्तव्य होता है। उसका बखूबी मैं निर्वहन करने का प्रयास करूंगा और इसमें जितनी भी चुनौतियां आएगी, वो चाहे तो सरकार के से उसके लिए हमको 2-2 हाथ करना पड़े या जहां भी करना पड़े, उसमें न्यू कमेटी जो सेंट्रल कमेटी है उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये मैं आपको भी आश्वस्त करना देना चाहता हूं और देश के लैब टेक्नोलॉजिस्टों को भी आश्वस्त कर देना चाहता हूं। कोरोना की चौथी लहर की शुरुआत या सुबुगाहट हो चुकी है। चाइना काफी एक गहरे सदमे के दौर से गुजर रहा है। एज ए लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जो आपकी संगठन है, तो आप लोगों की तैयारी भारत में कैसी है? बेशक आपने जो क्वेश्चन किया है चंद्रशेखर जी, ये बहुत अहम है और इसको हम लोग देख चुके हैं। पिछले हम लोग 2020 से लगातार झेल रहे हैं और हमारे देश की जनता, आम पब्लिक, सारे लोग झेले हैं, चाहे तो हेल्थ सेक्टर के हों या हेल्थ सेक्टर का नहीं हो। और सबने आका है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दुख के घड़ी में हैं कि माता चली गई हैं। माता श्री के लिए नमन और श्रद्धांजलि। लेकिन उन्होंने भी लैब टेक्नोलॉजिस्टों के लिए 2 शब्द कहने से वो भी बाज नहीं रह सके, इनके कार्य जो कोरोना में किए। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने लैब टेक्नोलॉजिस्टों को इस बार पहचाना, जबकि आज तक हम लोग काम तो बहुत कर रहे हैं, पृथ्वी के सृष्टि से कर रहे हैं, हमेशा इस कैडर का काम रहा ही है। लेकिन दिखा है इस बार पहला बार कोविड काल में, इसलिए कि बात समझ सकते हैं कि जो लोग किन्हीं के मम्मी, किन्हीं के पापा, किन्हीं के बच्चे, किन्हीं के बीवी के पास अपने नहीं जा रहे थे, लेकिन हमारे लैब टेक्नोलॉजिस्ट चप्पे चप्पे पर थे और पूरे देश में हमारे लैब टेक्नोलॉजिस्ट जहां पहुंचे वहां के बाद ही कोई लोग पहुंचे। सबसे आगे हमारे टेक्नोलॉजिस्ट बन जाए, फ्रंट वॉरियर का काम किया। यानी बात समझिए, जिसके पास जाने से लोग कतरा रहे थे, जिसके रूम में जाने से कतरा रहे थे,
वहां पे जा करके अरे मुंह और नाक से फैलने वाला बीमारी और उसके मुंह को खुलवा करके उनके यानी मास्क हटा करके और मुंह खोलवा करके ही सैंपल कलेक्ट करने का काम हमारे कैडरों ने किया। इस जज्बे को आपने देखा है, पूरे देश ने देखा है। तो बाखूबी हम लोग भी काम कर रहे थे। पहले से हमारे कैडर इसमें निपुण थे, इसलिए कि हमारे यहाँ थ्रॉट स्वैप कल्चर पहले से लेते रहे थे, इसलिए निपुण थे, इसलिए इस काम को बखूबी से किया। और आज तो हम वेल डेकोरेट एक्सपर्ट हो गए हैं, तो चौथी लहर को हम लोग इस लहर को लहर नहीं रहने देंगे और दो दो हाथ करके इस लहर को जल्दी से जल्दी हम लोग समेटने का प्रयास करेंगे और हमारा संगठन इसमें बढ़ चढ़ करके काम करेगा। आप को चंद्रशेखर जी, पिछले बार भी मैंने बोला था कि जब हम बिहार के सेक्रेटरी थे इसके पहले, है ना, बिहार के सेक्रेटरी के हैसियत से भी हमने बिहार सरकार को लिख करके 300 वॉलंटियर का लिस्ट दिया था कि आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे वॉलंटियर से भी आप सर्विस ले सकते हैं। तो अगर देश की सरकार अगर चाहेगी तो जैसे हमने बिहार में फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में वॉलंटियर सर्विस देने के लिए सरकार को लिखा था, तो देश की सरकार को भी लिखेंगे। यानी अगर हम देश के नागरिक हैं तो सबसे पहला मेरा कर्तव्य होता है देश बचाना, है ना। देश बचेगा तभी तो हम भी बचेंगे। इसलिए देश बचाने के लिए जो भी काम करना होगा, एज ए एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया मैं हर काम को करने के लिए तैयार रहूंगा। और इसमें जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा को हम लोग हमेशा देखते रहे हैं, इस बार भी उसी ढंग से देखेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ऐसा मेरा ही मानना नहीं है, लैब टेक्नोलॉजिस्ट भी इस बातों को दोहराते आए हैं कि दोहरा मापदंड या तो सरकार और नहीं तो समाज का एक तबका लैब टेक्नोलॉजी और कंपैरिजन टू डॉक्टर्स में करते हैं। क्या कहना है इस पर? देखिए, स्वाभाविक बात है कि ये बात रहेगी, इसलिए कि मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है। तो लैब टेक्नोलॉजिस्ट आज तक दिखे ही नहीं मार्केट में, है ना। डॉक्टर हमेशा दिखे, नर्सेज हमेशा दिखे, फार्मासिस्ट दिखे, लैब टेक्नोलॉजिस्ट दिखे नहीं। तो एक काम आपका है, आप यानी चौथा स्तंभ है ना। आपको भी लैब टेक्नोलॉजिस्टों के लिए हमेशा आवाज उठाना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए और सरकार को इस पर बखूबी सोचना चाहिए। जिस कोविड काल में एक आदमी को बचने का सवाल नहीं था, सारे लोग इफेक्टेड हो रहे थे, उसमें जब लैब टेक्नोलॉजिस्ट अपना जान को जोखिम में डाल करके काम किया है, तो इसका भी एक समाज में या मेडिकल चिकित्सा विभाग में एक अहम रोल है। और इस रोल को नजरअंदाज नहीं करे सरकार और आगे बढ़ के काम करे। जैसे हमारे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि हम लोग उपेक्षित हैं। आप बात समझिए, अभी आप अगर किसी लैब में काम कराने के लिए जाते हैं, कोई टेस्ट कराने के लिए जाते हैं, तो अब चले जाइए, कारपोरेट लैब हो, प्राइवेट लैब हो, गवर्नमेंट लैब हो, है ना, या रिसर्च लैब हो, कहीं भी आप चले जाइए, आप सर्वे करके देख लीजिए कौन काम करते हैं। हमारे लैब टेक्नोलॉजिस्ट काम करते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ पार्ट ऐसा है जो केवल और केवल पैथोलॉजिस्ट के ही भरोसे किया जा सकता है। मैं इसको गुरेज नहीं कर सकता हूं उसकी सत्यता को, लेकिन 10% भी का हकदार नहीं रखा गया लैब टेक्नोलॉजिस्टों को। ये तो क्या सरासर हमारे साथ, हमारे कैडर के साथ नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। आप ही समझ सकते हैं, आप जब सारा काम हम करते हैं उसके बाद भी आप बेसिक लैब का भी उत्तराधिकारी हमको नहीं बना रहे हैं, तो ये मेरे साथ नाइंसाफी है। और ये नाइंसाफी को आपके जैसा प्लेटफॉर्म से उठना चाहिए और बार बार उठना चाहिए और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेके काम करना चाहिए सरकार को। ये हमारी सरकार से मांग भी है और हमेशा हमारी संगठन इस मांग को दोहराते रही है। लैब टेक्नोलॉजिस्ट में टीचिंग और नॉन टीचिंग दो तरह के शायद कैडर होते हैं और साथ ही साथ पद सोपान जो होता है, यानी लैब टेक्नोलॉजिस्ट का एक आरोप है सरकार पर खास करके कि जिस पद पर उनकी ज्वाइनिंग होती है उसी पद पर उनकी रिटायरमेंट भी होती है। तो इसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? आपने जो यह क्वेश्चन उठाया है,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लैब टेक्नोलॉजिस्टों के लिए या उस कैडर के लिए जो एक ही पद, जिस पद पर ज्वाइन करते हैं और उसी पद पर रिटायर करते हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी क्वेश्चन है आपका। और यह हमारे लिए अक्षरशः है। हमारे कैडर के लोग लैब टेक्नोलॉजिस्ट में ही ज्वाइन करते हैं और लैब टेक्नोलॉजिस्ट में ही रिटायर कर जाते हैं। तो सरकार से हमारे संगठन राज्य में और देश में हर एक बार मांग उठाते रही है। सरकारें के यहाँ सरकार में फाइलें हमेशा दब जाती है और जिसके चलते ये निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच रहा है। ये दुख की बात है और सरकार को इसमें सोचना चाहिए कि पद सोपान ऐसा होना चाहिए। अभी हमारे यहाँ पे अभी जो एससी साहब हैं, श्रीमान प्रत्यय अमृत साहब, उनसे भी हमारी एक बार बात हुई थी तो बोले कि बड़ा अहम बात है कि उसी पद से लोग ज्वाइन करते हैं, रिटायर कर जाते हैं, इसको तो देखना चाहिए। और उन्होंने दिया भी, लेकिन अभी भी 1 साल लगभग हो गया, लेकिन विभाग में कुछ काम ऐसा पता नहीं क्यों लोग करना नहीं चाहते हैं। सर का भी निर्देश था कि नहीं नहीं, इस प्रमोशन तो होना ही चाहिए और इस टाइप का पद सोपान बनना चाहिए, लेकिन आज तक बना नहीं है ना। अब बात आपका है, एक बात आपने उठाया है टीचिंग और नॉन टीचिंग का। बात समझिए, हमारे लोग मेडिकल कॉलेज में लैब टेक्नोलॉजिस्टों को भी पढ़ाते हैं, डॉक्टर को भी कुछ चीज डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं और सब जगह करते हैं। पहले हमारे पास सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स था, लेकिन सर्टिफिकेट कोर्स कालांतर में हमको लगता है 15 साल पहले ही खत्म हो गया, 20 साल पहले खत्म हो गया। डिप्लोमा है, उसके बाद अभी बैचलर कोर्स है, पीजी भी हो रहा है। तब भी सारे लोग पढ़ाने का भी काम करते हैं, लेकिन आज तक टीचिंग कैडर बना ही नहीं। ठीक है, हम बता रहे हैं कोई प्रमोशन ही नहीं है, एक ही सिंगल बात है। तो टीचिंग और नॉन टीचिंग तो बहुत दूर की बात है। तो एसोसिएशन ने मांग किया है, कई एक बार मांग किया है कि टीचिंग और नॉन टीचिंग कैडर बनना चाहिए और उसके अनुसार प्रमोशन के लिए भी पद सोपान में स्थान मिलना चाहिए। यह सरकार से हमारी लंबी मांग है, सरकार को सोचना चाहिए। राज्य और केंद्र है ना, केंद्र सरकार ने तो पद सोपान में कुछ किया भी है, बिहार सरकार ने पद सोपान पर अभी ध्यान नहीं दिया है। हमारी मांगे चल रही है, देखिए बिहार सरकार कब क्या करती है। केंद्र सरकार ने पद सोपान को किया है, लेकिन टीचिंग और नॉन टीचिंग का मैटर अभी भी केंद्र सरकार में भी हमारा यानी विचाराधीन है। तो आपकी संगठन इसके लिए जरूर, अभी हम सेंट्रल कमेटी का एक मीटिंग होगा, ठीक है, ज्वाइन हम लोग कार्यभार लेंगे, उसके बाद सेंट्रल कमेटी का एक मीटिंग होगा, उसके बाद बिंदुवार हम लोग उसमें तय करेंगे मुद्दा और उस पर सरकार को, भारत सरकार और राज्य सरकारों को घेरने का काम करेंगे। और राज्य सरकार, हमारे राज्य के जो संगठन है उनको भी हम निर्देशित करेंगे कि इस पर सरकार को, राज्य सरकार को घेरे और हमारी केंद्रीय कमेटी केंद्र सरकार को घेरने का काम करेगी। आपकी संगठन पुरानी जो पेंशन स्कीम है इसको वापस लाना चाहती है और साथ ही साथ पे ग्रेड में भी सुधार चाहती है। बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे चंद्रशेखर जी कि पे ग्रेड हमारा बहुत ही कम है और पे ग्रेड बढ़ना ही चाहिए। जिस हिसाब से हमारे काम हैं और हमारे से कम काम वाले को पे ग्रेड ज्यादा है और जितना हम काम कर रहे हैं उसके हिसाब से पे ग्रेड बहुत कम है। हमने तो 6ठा वेतन आयोग में भी सिफारिश के लिए रखा था। बार बार सरकार से बोल रहे हैं कि आप हमारे वेतनमान को आप ठीक करें। ठीक है, केंद्र सरकार ने तो कुछ काम करने के लिए प्रयास भी किया है, लेकिन राज्य सरकार अभी नहीं सुन रही है। तो सब तय करते हैं हम लोग, सीईसी में सेंट्रल कमेटी का मीटिंग जो होगा उसमें तय करेंगे। और फोकस है इसलिए कि हमारे जो कैडर हैं 2 तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, एक तो सरकार में काम कर रहे हैं और दूसरे प्राइवेट और कारपोरेट में काम कर रहे हैं। जब तक संगठन दोनों पहलू को लेकर नहीं चलेगा, सरकारी में जो कार्य कर रहे हैं उनके पहलू को भी नहीं देखेगा, प्राइवेट में जो काम कर रहे हैं उनको नहीं देखेगा, तो संगठन को धार मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए दोनों का यह संगठन है और दोनों के हित में काम करना
बहुत ही जरूरी है। और दोनों को हम लोग तय सीईसी में करने के बाद हम लोग इस पर फोकस करने वाले हैं और जल्द ही फोकस हम लोग करेंगे। ऐसे बहुत सारे जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक आम सा सवाल कभी कभी टेक्नोलॉजिस्ट अपने पटल पर ले आते हैं कि हमें एमल्टा से जुड़ने से क्या डायरेक्ट फायदा होगा। देखिए, बात यहाँ है कि किसी भी कैडर का संगठन आईना होता है, कैडर का आईना होता है। अब बात समझिए कि जो चीज आप घर में बैठ के नहीं कर सकते हैं वो संगठन के माध्यम से किया जा सकता है, इसलिए कि ये बेसिक प्लेटफॉर्म है अपनी बातों को रखने के लिए। और उस टाइप का भी काम हमेशा चलते रहता है। जैसे हम लोग बात कह सकते हैं कि एक आईना दिखाने के बाद एक आईना है और इसमें हम लोग अपना चेहरा अच्छे से निखार सकते हैं और निखारने का काम करता है एसोसिएशन। जैसे हमारे पास बहुत टैलेंट है, कौन जानता था। हम एसोसिएशन में जुड़े, साइंटिफिक पेपर पढ़ने के लिए आया था। फर्स्ट हमारी एंट्री साइंटिफिक पेपर से हुई। अभी हमारा रिम्स रांची में कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें एक दिन पूरी साइंटिफिक डे था, 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस था, उसमें एक दिन पूरी साइंटिफिक डे था। उसमें 20 पेपर आए हैं, 20 पेपर रिसर्च पेपर आए हैं। उसमें एक पेपर ये भी था कि एंटीबायोटिक का रोल जो है यानी अननेसेसरी करने से भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और अभी यानी ये आईएमए ने भी और यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस पर एक बात रखा है ना। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि यानी वो स्किल की कमी है। स्किल आपके पास जो है, स्किल को निखारने का बेस्ट प्लेटफॉर्म देता है। और हमारे पास तो क्रोनिकल भी आता है, हमारा आईएसएन नंबर के साथ त्रैमासिक क्रोनिकल आता है जिसमें हम नए नए काम करते हैं, उसके बारे में रोज दिन हम लोग छापते हैं, हर एक 3 महीना पर छापते हैं। स्टूडेंट कॉर्नर भी आता है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे उनके लिए भी आता है। तो हम लोग तो काम ही कर रहे हैं केवल निखारने के लिए। तो संगठन में ये कह पाना बड़ा मुश्किल बात है कि इसमें जुड़ने से क्या फायदा होगा। केवल फायदा ही फायदा है। संगठन में जुड़ने से जो भी समस्याएं आपके पास है, आप अपने प्लेटफॉर्म पर रखेंगे, उस समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास हमेशा करते रहता है। संगठन का काम ही है प्रयास करना अपने कैडर के समस्याओं का। दूसरी बात है कि ऑटोमेटिक आप जब प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो बहुत सारे चीज निखर के आने लगते हैं कि आपको कैसे एक पहचान मिले। कोविड के सेकंड जो लहर थी उसमें बहुत सारे लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जाने गई। गवर्नमेंट के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आने वाले दिनों में अब चौथी लहर की सुबुगाहट हो गई है, तो माना जाए कि दूसरी लहर में तो जितने भी टेक्नोलॉजिस्ट के साथ घटनाएं घटी उनके लिए तो सरकार ने कुछ किया नहीं। चौथी लहर आने पर इस बात का कितना असर होगा लैब टेक्नोलॉजिस्ट पर? चंद्रशेखर जी, ये बात सही है कि कुछ आंकड़े होंगे नहीं होंगे, लेकिन मैं एक कैडर लैब टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन का आज के डेट में जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हूं। हमारी दायित्व है, सरकार में हो सकता है कि कोई लोग काम नहीं कर सकते हैं, कुछ हो सकता है या अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार और संगठन दोनों मिल के काम करे तो शिव शक्ति के जैसा है। और दोनों को मिल के काम करने से सब कुछ समस्याएं का समाप्त हो सकता है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, सेकंड कोविड काल में एनएमसीएच में एक हमारे महिला कर्मी लैब टेक्नोलॉजिस्ट की यानी मृत्यु हो गई। वहां कंडोलेंस भी नहीं हुआ एनएमसीएच में, ठीक है। मैं उसको नोटिस में लिया, उस समय स्टेट का सेक्रेटरी था, मैं नोटिस में लिया और वहां अधीक्षक महोदय से जाकर के हमने बात किया एनएमसीएच में और उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया और फिर कंडोलेंस कराया। तो रिकॉर्ड में तो गया ही है ना। अब रिकॉर्ड में हमारे समझ से बिहार में जब हम सेक्रेटरी थे तो एक भी ऐसा केस नहीं था कि लैब टेक्नोलॉजिस्ट का डेथ हुआ और वो सरकार के रिकॉर्ड में नहीं गया, इसलिए कि हमने खोज के रिकॉर्ड में डलवाने का प्रयास किया, है ना। तो ये संगठन का भी दायित्व है कि आपके कैडर का अगर कुछ होता है तो इस संगठन से आप आग्रह करें, लड़ाई करके जैसे भी हो, लेकिन वो आपको करवाना
है, ये तो ये ही कर्तव्य है आपका, ये मेन कर्तव्य है आपका। एक बात आपका छूट गया, आपने बोला था पेंशन योजना, एक आपका क्वेश्चन था पेंशन योजना में। कहने का बात है कि कई एक राज्य सरकारें ने पेंशन योजना पर अपना स्पष्टीकरण दिया है, अपनी राय को स्पष्ट किया है कि हम पेंशन चालू करने वाले हैं या उस दिशा में कार्य कर रही है राज्य सरकारें। बिहार सरकार को भी पेंशन योजना पर ध्यान देना चाहिए और उसको चालू करने पर यानी प्रयास करना चाहिए और उस पर नीतिगत फैसला लेना चाहिए। जनरल सेक्रेटरी, आप जितने भी ऑल इंडिया की लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे आप? पूरे इंडिया के लैब टेक्नोलॉजिस्टों को नए साल 2023 में अपील है कि आप संगठित रहें और आपके पास जो स्किल हैं उसको किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर आप रखने का प्रयास करें। चाहे तो आप कोई सदर अस्पताल में काम कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं, तो अपना स्किल को हमेशा रखने का प्रयास करें। और साल भर में एक कॉन्फ्रेंस होता है राज्य स्तर पर और देश स्तर पर, तो राज्य स्तर की बातें अगर रहती है तो राज्य स्तर पर रखने का प्रयास करें और देश स्तर की बातें रहती है तो देश स्तर के कॉन्फ्रेंस में रखने का प्रयास करें, ताकि आपके स्किल डेवलपमेंट पर जो आपने काम किया है उसको संगठन और ऊपर लेकर के जाए। दूसरी बात ये कहना है कि संगठन सबसे पहला आह्वान करता है पूरे हिंदुस्तान के लैब टेक्नोलॉजिस्ट को कि आप सबसे पहले संगठित हो, जहां भी हैं वहां संगठित रहें और एसोसिएशन से जुड़ के रहें। सारा काम एक छत के नीचे होगा और केवल संगठित रहने से ही सारी समस्याओं का समाधान होगा। मूल मंत्र है शिक्षित बनो और संगठित रहो। तो ये थे अमल्टा के जनरल सेक्रेटरी देवेंद्र प्रसाद जी। देवेंद्र प्रसाद जी जितने भी लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं इंडिया के, उनके लिए और उनकी मांगों को पूरा कराने के लिए सरकार से या जो भी सरकारी महकमे हैं उनसे परस्पर कांटेक्ट में भी रहते हैं, उनसे बातचीत होती रहती है। कोरोना काल में क्या सुविधाएं उनके लिए दी जाएं, इस पर भी ये सरकार से लगातार बात कर रहे हैं। उम्मीद है ये एपिसोड हमारे सारे लैब टेक्नोलॉजिस्ट ऑल इंडिया को पसंद आएगी और साथ साथ हमारे व्यूअर को भी। देवेंद्र प्रसाद जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।